दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस। और ये आपके आरएस 2025 के लिए प्लस एसआई के लिए जिन भी भर्तियों के अंदर आरपीएससी साइंस पूछती है, हम उसी के अनुसार इसको जो कवर करेंगे। तो हमारे जो इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। और एक्चुअल में इनमें सबसे बड़ा टॉपिक ही यही है, क्योंकि बेसिक्स इसने नाम दे दिया तो बेसिक्स में साइंस के बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है। इसी से ही हमारा एक और मिलता जुलता टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारे इसी का बेसिक्स का पार्ट होगा। दूसरा ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, ये भी हम जो बेसिक्स पढ़ेंगे उसके साथ में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जब बायोलॉजी पढ़ेंगे इसी के अंदर, तो उसमें हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस एंड जूनोटिक डिसीजेज जो हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कवर करने के बाद में हम आगे जो कंप्यूटर है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये बाकी एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, एग्रीकल्चर, ये डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू राजस्थान, ये वाला टॉपिक जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। अब बात करते हैं कि बेसिक्स में आता क्या है। सबसे पहले यह पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना सा लिख दिया बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए बेसिक्स में साइंस में आता क्या है। बेसिक्स यानी जो कि हमारी डेली लाइफ की रूटीन की चीजें हैं वो। तो अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को हम जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, एक होता है हमारा फिजिक्स, और एक होता है हमारा केमिस्ट्री। और इनके अलावा भी जो टॉपिक बच जाते हैं उसको हमने क्या डाल दिया विविध के अंदर, जैसे कि हम पूर्ण आहार, संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर देखें हम जो जीव विज्ञान है उसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान जिसको कि हम बोल देते हैं जूलॉजी, और एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान जिसको बोल देते हैं हम बॉटनी। तो बॉटनी के जो ये सारे टॉपिक हैं, प्लांट पादप कार्य की यानी इसको बोल दिया हमने प्लांट फिजियोलॉजी, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, पादपों का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, ये पादपों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये सारे के सारे हमारे जो टॉपिक कवर होते हैं ये मेंस में इम्पोर्टेंट आते हैं। हमारे जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के अंदर सबसे हमारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानव कार्य की यानी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है कि सबसे पहले जो है कि भाई हमारा पाचन तंत्र जो है वो कैसा काम करता है। यानी हमारे जो शरीर के अंदर हमारे पहले तो पाचन किसका कर रहे हैं, जीव कौन सा है, मनुष्य है या जानवर है। दूसरा फिर वो जो डाइजेशन उसकी ग्रंथियां हैं वो कैसे काम करती है। फिर उसके अंदर जो हम फूड, जो हमारा देर का वैसे फूड और न्यूट्रिशन, जो फूड है वो कितने टाइप का होता है, फूड बनता कैसे, फूड का पाचन कैसे होगा, ये सारी किस्में आ जाती है हमारे पाचन तंत्र के अंदर आ जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, कि भाई जो हमारे शरीर के अंदर जो है गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड का फ्लो जो है किस तरह से होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। इसी तरह से हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारी किडनी आ जाती है। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, जिसके अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस वगैरह ये सारी ग्लैंड आ जाती। तो सबसे ज्यादा जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मानव कार्यकी से। इसके अलावा फिर आते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवंशिक रोग जो माता पिता से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जब ये हम ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे तब भी वहां पर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ये हम पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से। और आर्थिक महत्व के जंतु ये भी हम पढ़ेंगे मेंस में। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स बायोलॉजी वाला पोर्शन जो कि हमारे प्री और मेंस में आता है। इसी तरह से हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स का जो बेसिक्स है उसके अंदर हमारा ग्रेविटेशन आ गया, हीट आ गया, हमारा ऑप्टिकल रेज जिसके बारे में आ जाता है कि भाई कौन सा ग्लास है, उत्तर लेंस, हमारी ध्वनि यानी साउंड आ जाता है, हमारा ऑप्टिकल आता है, ऑप्टिक्स आ जाती है। तो ये हमारा मुख्य टॉपिक है जिसमें हमें विस्कोसिटी यानी शांता पढ़ना पड़ेगा हमें। इसी तरह से हम जब रसायन पढ़ेंगे फिजिक्स, तो इसके अंदर हमारा जो है कि कार्बन एलिमेंट है वो उनके बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे इनके जो सब टॉपिक जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो भी हम उसको डिस्कशन करते जाएंगे। तो आज हम जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे हम पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को समझने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि किसके पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जीव है वो किस तरह का जीव है।
दूसरा फिर पाचन करेंगे किसका? भोजन का करेंगे। तो भोजन को पचाने के लिए हमें भोजन को भी समझना पड़ेगा और भोजन को पचाने में सहायक जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमें उनको भी समझना पड़ेगा। और फिर जो पाचन तंत्र में जो है कि भोजन को पचाने में जो-जो हमारे शरीर के अंग यूज़ होंगे वो भी हमें इसके अंदर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भई पाचन के अंदर बात करें तो भई जो जीव हैं, वो जिसका भी पाचन तंत्र हम यूज़ कर रहे हैं, वो जीव कितने प्रकार का होता है। तो जीव की अगर बात करें तो जीव मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जीव होते हैं जो कि स्वपोषी यानी जो कि अपना भोजन क्या बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। और विषमपोषी जो कि अपना जीवन जो अपना भोजन के लिए जो है किस पे डिपेंड होते हैं? स्वपोषी पर डिपेंड होते हैं। तो स्वपोषी अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, तो स्वयं जो कौन बनाता है? एक तो पेड़-पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से और एक कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रसायन संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। एग्जाम में जो हमें स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में नहीं पूछा जाता, हमें इनके उदाहरण के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, इनमें से जो है कि विषमपोषी कौन है, इनमें से स्वपोषी कौन है, ये पूछ लिया जाता है। अगर स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी का एक एग्जाम्पल आता है नीली हरी शैवाल, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो पहली बार जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया था पृथ्वी पे, तो पहली बार प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव वो कौन से थे? नीली हरी शैवाल। और यही जो है पृथ्वी के ऊपर जो क्या लेके आए थे? ऑक्सीजन लेके आए थे। दूसरे हमारे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं वो हैं हरे पौधे और तीसरे हमारे शैवाल। और कुछ जो आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे जो गर्म पानी के झरने मिलते हैं, तो वो भी पहाड़ों पे जो गर्म पानी के झरने मिलते हैं, वो भी किसकी वजह से मिलते हैं? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की वजह से। तो ये चारों जो है हमारे स्वपोषी के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अभी नीली हरी शैवाल हो गया, हरे पौधे हो गया, शैवाल हो गया और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हो गया और इनके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। भाई नीली हरी शैवाल ने क्या किया था? हरे पौधे आप जानते ही हो और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो पूछा गया है तो वो क्या है? पहाड़ों पर गर्म पानी के झरने किसकी वजह से होते हैं? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की वजह से। इसी तरह से हम बात करें भाई विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब हो गया कि जो खुद तो खाना नहीं बनाते और अपने जो खाने के लिए भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड करते हैं? वो स्वपोषी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ विषमपोषी की बात करें, तो शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी का मतलब होते हैं वे जानवर जो या एनिमल जो कि केवल और केवल किस पे डिपेंड करते हैं? शाक पर निर्भर करते हैं, यानी पेड़-पौधों पर निर्भर करते हैं, तो वो क्या हो गए? शाकाहारी हो गए, जैसे कि गाय हो गया हमारा, घोड़ा हो गया। दूसरा हो गया मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब हो गया जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? दूसरे जानवरों पे, यानी वो क्या खाता है? मांस खाता है। सर्वाहारी का मतलब होता है ऐसा ऐसा जानवर जो कि जो है साग भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, यानी मानव और कुत्ता ये दोनों क्या होता है? भाई कुत्ता भी होता है, रोटी भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। नर-भक्षी का हो गया, नर-भक्षी का मतलब वो होता है जो कि अपनी ही जाति के जो जीवों को जो है खाने वाला। जैसे बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, साँप इसी तरह से जो साँप को खा जाते हैं, तो ये किस कैटेगरी के आ जाते हैं? नर-भक्षी के अंदर है। इसी तरह से जो आता है मलभोजी। मलभोजी का मतलब होता है जैसे जो अपना या दूसरों का जो मल खाते हैं, जैसे कि हो गया सूअर हो गया। तो ये विषमपोषी के जो है कुछ एग्जाम्पल है कि भाई विषमपोषी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, नरभक्षी और मलभोजी। ये तो हो गया हमारा जीव के बारे में कि भाई जीव कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। अब बात करते हैं हम हमारे सिलेबस में है मानव का पाचन तंत्र। तो मानव का पाचन तंत्र के लिए मानव का पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होता है? जीभ से होता है, क्योंकि हम फूड किस पे रखते हैं? खाना हम जीभ पे रखते हैं और उसी के साथ में हमारा पाचन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हमारे एक शरीर में स्ट्रक्चर आती है यूला, उसका उपयोग देखेंगे हम और इसका क्या यूज़ है। उसके बाद हमारा खाना है जो हो गया ग्रास नली के अंदर। ग्रास नली के बाद में हमारा खाना है जो हो गया स्टोमक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आमाशय के अंदर। फिर उसके बाद में हमारा पैनक्रियाज़ जो ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ से हमारे कुछ एंजाइम हार्मोन निकलते हैं जो कि खाने को पचाने में सहायक होते हैं। इसके बाद में फिर फूड हमारा जो है छोटी आँत के अंदर चला जाता है। छोटी आँत से फिर फूड हमारा जो बड़ी आँत के अंदर चला जाता है। बड़ी आँत से जाने के बाद में फिर वो जो अनपचा भोजन है वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। इसी तरह से जो अपेंडिक्स हमारे शरीर में है उसका क्या यूज़ है, ये भी हम एक-एक करके जो है देखेंगे। तो इस हिसाब से हम जो है मानव का जो डाइजेशन सिस्टम है, उसको किसमें 2 पार्ट के अंदर हम बाँट सकते हैं। एक होता है हमारा आहार नाल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारे मुख से लेकर गुदा तक की जो फैली होती है। दूसरी होती है हमारे पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिनसे कि जो हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं वो कि जो हमारे फूड को जो है तोड़ने के अंदर सहायक होते हैं और उनको पचाने के अंदर हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आहार नाल की,
तो आहर नाल हमारी क्या होती है, मुख से लेकर गुदा तक की एक नलिकानुमा संरचना होती है और इसकी अगर कोई लंबाई पूछ ले तो वो लंबाई होती है 8 से लेकर 10 मीटर तक। तो ये अपेक्षाकृत क्या होगी, दूसरे जानवरों की तुलना में क्या होगी, छोटी होती है। इसकी छोटी होने की वजह से जो है मानव को जो मांसाहारी प्रकृति का जो है माना जाता है। यानी मांसाहारी और शाकाहारी प्रवृत्ति के जो जानवर होते हैं उनमें क्या-क्या डिफरेंस होता है, तो एक तरह से जो आहार नाल है, वो जानवरों में मांसाहारी प्रवृत्ति के जानवरों में क्या होती है, छोटी होती है। और जो शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं जैसे कि हाथी है, घोड़ा है, उनमें आहार नाल की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें छोटी होने की वजह से आदमी को भी क्या माना गया है कि भई आदमी भी जन्म से कैसा है, मांसाहारी प्रवृत्ति का ही माना गया है। अब इसके बाद में हम पाचन ग्रंथियाँ, जो कि हमारे शरीर की ये इसके पाचन तंत्र के 2 मुख्य भाग हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। लेकिन हम पाचन ग्रंथियों को पढ़ने से पहले हमें जो पाचन में हमारे बॉडी पार्ट्स यूज़ आते हैं, यानी जो कि महत्वपूर्ण अंग आते हैं और दूसरा जो भोजन आता है कि जिसको हमें पचाना है, उनके बारे के अंदर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हम अंगों को नहीं समझेंगे जो कि हमारे पाचन के अंदर यूज़ आ रहे हैं, और ना हम फूड को समझेंगे जिसको कि हमें पचाना है, तब तक हम जो है डाइजेशन सिस्टम को नहीं समझ सकते। तो पाचन अंगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा अंग आता है जो पाचन में उपयोगी है, वो है मुँह। और मुँह के अंदर हमारे 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है हमारा दाँत, एक होता है हमारा जीभ और एक होता है हमारे यूला। यानी मुँह के अंदर कितने अंग आ गए जो कि पाचन में सहयोगी है? दाँत है, जीभ है, यूला है। अगर दाँतों की बात करें, दाँत क्या करते हैं, हमारे भोजन जो भी हम खाना खाते हैं उसको चबाने के काम में आते हैं, यानी उसको एक तरह से टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो दाँतों के बारे में बात करें तो दाँत भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी दाँत और दूसरे होते हैं स्थायी दाँत। तो अस्थायी दाँत होते हैं वो होते हैं 14 से 15 साल की उम्र तक होते हैं, जिनको कि और अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, दूध के दाँत बोलते हैं। तो दूध के दाँतों की संख्या एग्ज़ाम में पूछी हुई, तो दूध के दाँत हमारी संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो वो होते हैं हमारे स्थायी दाँत। स्थायी दाँत का मतलब क्या है, जो 15 साल के बाद में एक बार टूटने के बाद में जो दाँत आए वो हमारे क्या हो गए, स्थायी दाँत। स्थायी दाँतों की जो संख्या कितनी होती है, 32। एग्जाम में पूछा हुआ है, सबको पता भी है क्योंकि भाई 32 ही अपन बोलते हैं। दूसरा कि भाई जो स्थायी दाँत है वो जीवन के अंदर एक बार आते हैं, यानी टूट गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। और जो हमारे जो हमारे लास्ट में दांत आता है उसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। अकल डाँट किसी के जो है 25 साल से लेके 28 साल तक की उम्र तक भी आता रहता है। तो अंत में आने वाले दाँत को क्या बोलते हैं, अक्ल दाँत। अब हम दाँतों के बारे में पढ़े। अक्सर जो एग्ज़ाम के अंदर जो है डेंटिस्ट फ़ॉर्मूला जो है पूछा गया है। तो दाँत को भी जो है आकार के आधार पे जो दाँत को भी क्या है 4 भागों के अंदर बाँटा गया है। एक होता है आई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई जिसको बोलते हैं इंसिजर। इसी तरह से सी यानी इसको बोलते हैं कैनाइन। इसी तरह से होता है पी यानी प्रीमोलर और एम यानी होता है मोलर। अगर इंसिजर की बात करें तो इंसिजर होते हैं नंबर के अंदर हमारे 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। तो इनको अगर जो डेंटिस्ट फॉर्मूला हो गया एक तरह से, वो क्या हो गया हमारे 2 1 2 3। ये हुआ कैसे, अगर हमारे दांत का ऊपर वाले को जैसे 32 ये मान लो, आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर, इसी तरह से सेम जो है हमारे नीचे भी हो गया, इधर और इधर। तो जैसे हमारे इंसिजर हो गए यहाँ पे 2, जो हमारे सामने के फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं ऊपर की साइड और 4 दांत नीचे, तो उनमें से हमने आधे के साइड ले लिए, ऊपर के वो हो गए 2। तो ये हमारे 2 तो क्या हुए इंसिजर। इंसिजर के बाद में हमारा जो एक दांत होता है तीखा-तीखा, उसको हम बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद के जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं हमारे प्रीमोलर, और फिर जो लास्ट के 3 दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर। तो ये हो गया हमारा एक तरह से 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 ऊपर भी, 2 1 2 3 नीचे भी, इसी तरह से इधर भी होगा 2 1 2 3 और 2 1 2 3। 2 1 2 3 2 1 2 3। तो इसको जो हम बोलते हैं डेंटिस्ट फॉर्मूला बोलते हैं हम, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3। तो जो ये इंसिजर होता है, जो हमारा हाथी दांत होता है लोगों को हाथी के अंदर, तो हाथी दांत जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है, एक तरह से इंसिजर का ही जो रूपांतरण होता है। यानी उसके अंदर जो सामने के जो दो दांत होते हैं वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कैनाइन हमारे शरीर में पाया जाता है, तो कैनाइन का भी तात्पर्य क्या है कि कैनाइन तीखे दांत होते हैं, अक्सर शिकार करने के काम में आते हैं। तो अगर हमारे मानव के अगर मुख के अंदर कैनाइन दांत पाया जाता है, इसका मतलब वो भी क्या कहता है, मांसाहारी है। ये भी किसका लक्षण है, एक तरह से आदमी के, व्यक्ति के, जो है मनुष्य के मांसाहारी होने का एक गुण है। हमारे दांतों के ऊपर एक सफेद कलर की जो क्या होती है, परत होती है। तो वो उसको परत को हम बोलते हैं एनेमल। तो एनिमल क्या होता है, हमारे शरीर का जो सबसे कठोरतम अगर हिस्सा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, हमारा एनिमल होता है।
हम बात करते हैं कि भाई जीवन भर जो हमारे दांतों की क्या लंबाई बढ़ती रहती है या नहीं बढ़ती रहती है या फिक्स होती है। एक एग्जाम में आपने क्वेश्चन पूछ ये आया हुआ है कि भाई चूहे जो है वो लगातार दांत कुतरते रहते हैं लेकिन मानव नहीं कुतरता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन और चूहों के अंदर दोनों के अंदर ही दांतों की लंबाई क्या होती है, रेगुलर बढ़ती रहती है। लेकिन मानव के अंदर जितनी दांतों की लंबाई बढ़ती है उतनी उसको क्या कर देते हैं, अपन खाते हैं उतनी घटती जाती है। लेकिन चूहे के अंदर जो कि जिनको बोलते हैं रोडेंट, उनकी दांतों की लंबाई क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए वो क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं। अगर उनकी लंबाई लगातार बढ़ रही है और वो कुतरेंगे नहीं तो उनकी लेंथ जो दांतों की इतनी हो जाएगी कि उनके दांतों की वजह से ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो दांतों को घिस कर उसकी लंबाई क्या करते हैं, कम करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक आपको क्वेश्चन लॉजिकल आंसर है कि भाई जो चूहे हैं वो लगातार क्यों कुतरते रहते हैं। इसी तरह से अगर बात करें कि भाई दांतों के अंदर जो संवेदनशीलता, जिनको ठंडे गर्म का एहसास होता है, तो वो संवेदनशीलता की बीमारी है वो कब होती है? क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस पढ़ रहे हैं तो ये हमारे बेसिक्स है कि भाई हमारे दांतों में संवेदनशीलता हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, तो क्यों हो रही है? तो दांतों में जो संवेदनशीलता की बीमारी हो रही है वो किसकी वजह से होती है? इनेमल के घिसने के कारण। जो हमारे जो दांतों के ऊपर इनेमल है अगर वो घिस जाता है तो फिर हमें ठंडे गर्म का एहसास होने लगता है। कुछ भी खाओ तो हमें उसका दर्द होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दांतों में संवेदनशीलता की बीमारी होना। तो ये तो हमने पढ़ लिया, हमारे मुख के अंदर पहला टॉपिक था हमारा दांत। अब हम बात करते हैं जीभ की, जहाँ से कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन कि भाई जीभ जो है किससे बनी होती है? तो जीभ जो है पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बनी होती है। दूसरा, मानव के अंदर जो जबान है वो किससे जुड़ी होती है? पीछे से जुड़ी होती है। अब आपको सर ये भी कोई बताने की बात है? बिल्कुल बताने की बात है, क्योंकि कुछ जैसे गिरगिट हो गया, सांप हो गया, इनमें जीभ क्या होती है, आगे से जुड़ी होती है। जब आप इनमें देखते होंगे छिपकली को वगैरह, जो ये दीवार के ऊपर चलती है, मच्छर को खाती है, तो ये एकदम अपनी जीभ को जो है लंबी करके मच्छर को लेके वापस अंदर ले लेती है, क्योंकि उनकी जीभ क्या होती है, आगे से जुड़ी होती है, तो वो सारी की सारी पूरी की पूरी पलट जाती है। ये हमारे मानव की जो जीभ का डायग्राम है। तो जीभ में हमारे जो टेस्ट होता है खाने का, कि भाई हमें कब मीठा लगता है, कब कड़वा लगता है, कब खट्टा मीठा लगता है। तो जीभ का जो हमारे ये आगे का फ्रंट का पोर्शन है, जब भी कोई चीज वहां पे, जब भी हमें कोई मीठे का एहसास होता है तो वो हमारे मीठा कहाँ से सेंस होता है, ये हमारे आगे वाले पार्ट से। इसी तरह से कोई चीज कड़वी है या नहीं है उसका एहसास हमें कब होता है? जीभ का जो हमारे पीछे वाला पार्ट है, अगर वहां पे चीज जाती है तो हमें पता पड़ता है कि वो क्या है, कड़वे का एहसास देती है। इसी तरह से जो जीभ के जो साइड का जो पोर्शन है वो हमें किस तरह का एहसास देता है? खट्टे मीठे का टेस्ट का देता है। जो जीभ का बीच का पोर्शन है, इस तरह से उसके अंदर कोई भी टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाएं जो है नहीं होती है। ये केवल और केवल हमारे भोजन के साथ में जो है क्या करती है, लार मिक्स करने का काम करती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, यानी व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उसको टेस्ट आना बंद हो जाता है, यानी उसका जो टेस्ट बड है, स्वाद कलिकाएं, वो क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। जैसे कुछ लोगों को जो है तीखा पसंद है, बहुत बहुत तीखा खाते हैं, मुंह जलने लग जाता है। तो एक्चुअल के अंदर जो है तीखा कोई भी स्वाद नहीं होता है। तीखा अगर किसी को लग रहा है, इसका मतलब है जो उसकी मुंह की यानी जीभ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, धीमी जल रही है। तो तीखा का मतलब क्या होता है, एक तरह से कोई स्वाद नहीं होता, ये क्या होता है, कोशिकाओं का धीमा धीमा जलना। तो जब आदमी को तीखा लगे, बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई हो इस तरह से, तो फिर उसको जो है पानी पिलाना चाहिए, ना कि जो है चीनी खिलानी उसको नहीं चाहिए। तो जब भी आपको अगर तीखा लगे तो क्या पीना है, पानी पीना है, शक्कर नहीं खानी। अब हम बात करते हैं कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। खर्राटे इसको क्यों आते हैं, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे मुंह के अंदर जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है यूला। तो यूला भी किससे बना होता है, हमारे मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। और ये क्या होता है, हमारे गले के अंदर अगर आप फाड़ के मुंह खोलोगे तो पीछे की साइड कुछ लटका हुआ जो है पोर्शन दिखाई देगा। तो कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि जब रात को सोते हैं तो सोते समय इसकी लंबाई क्या है, बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाती है और आदमी का मुंह खुला रहता है, इससे टकराएगी, अगर हवा टकराएगी तो एक विशेष प्रकार की जो क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं, खर्राटे बोलते हैं। तो आज के लिए भी इतना ही टॉपिक काफी है। इसके हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रास नली की। फिर हम जो है स्टोमक की, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, इस तरह से वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आप इसमें ज़रूर कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आपको आगे इसी तरह से कंटिन्यू टॉपिक चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ इसको जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।